प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। और आज इसी यूनिट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल या यूं कहिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और वो टॉपिक है, पहले वही लिखते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, या ड्रा द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसको हम लिखेंगे जिस तरह से हम एग्जाम में लिख के आ सके हैं और फुल स्कोरिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसके नाम को ही आप एक बार देख लीजिएगा, इसी में इस पूरी टॉपिक का जो सार है वो छिपा हुआ है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितनी एनर्जी से बाउंड है, उसे ही कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और इस तरह से ये इस न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है। इस तरीके से ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। द एनर्जी बाय विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसको थोड़ा अलग शब्दों में कहते हैं कि मान लो हम इनमें से इसको निकालना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी ताकि इन सभी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग कर सके, वो कहलाएगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम किसी एक न्यूक्लियन को, ये तो सबको निकालने की बात की, प्रत्येक को निकालने में हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। समझ में आ गई होगी। चलिए पहले हम इसी चीज को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फिर सुन लीजिए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी बाय विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इनटू ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। Or you can say that the energy which is used to remove these nucleons from the nucleus is called nuclear binding energy. तो चलिए मैं इसको एक बार पहले लिख लेते हैं। आप भी पेन कॉपी लेके मेरे साथ लिख दीजिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बना पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। The energy by which the nucleons का मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है, इसको हम न्यूट्रॉन से लिख रहे हैं, और ये प्रोटॉन है, इस तरह से इसको हमने प्रोटॉन से रिप्रेजेंट किया है। तो वही बात हम कह रहे हैं, the energy by which the nucleons are bound together in nucleus is called न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक चीज प्यारे बच्चों और इसी तरह से लिख सकते हैं कि the amount of energy which is used to remove these nucleons from the nucleus is also called nuclear binding energy। प्यारे बच्चों, एक बात आप और यहां देखिए कि ये जो पूरी न्यूक्लियस है ये किनसे बनी है, ये न्यूक्लियॉन से बनी है। कौन से न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वही तो है। अगर हम इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का अलग अलग मास निकाल करके जोड़ कर दें और फिर हम इस एक अकेली पूरी न्यूक्लियस का एक साथ मास ले लें, तो ये दोनों सेम आने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है।
इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में बदलने में न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से कुछ मास एनर्जी के रूप में बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस का मास कम होता है। इस डिफरेंस को यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस का मास में जो डिफरेंस है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और इस आइंस्टाइन मास एनर्जी के मुताबिक इस मास डिफेक्ट को अगर हम एनर्जी में बदल दें, E बराबर mc स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर, तो वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ही बराबर आ जाता है। एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि द डिफरेंस इन द मास of the nucleons and nucleus is called mass defect and the energy equivalent to this mass defect is called nuclear binding energy। समझ में आ गई बात मेरी? और इसे हम लिख लेते हैं। कई बार आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लें कि भाई व्हाट इज मास डिफेक्ट, तो पहले मास डिफेक्ट को बता दीजिए और फिर मास डिफेक्ट की टर्म में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर दीजिए। वही चीज जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि द difference in mass of nucleons, that is neutron and protons, and nucleus is called mass defect, जिसे हम डेल्टा m से लिखते हैं। The energy equivalent to this mass defect इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आएगी इट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट जो हमारा आएगा उसको हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द mass defect is called nuclear binding energy। फिर हम एक और बात भी यहां टर्म आएगी कि ये बाइंडिंग एनर्जी तो सभी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड कर रखी है वो एनर्जी, या सभी को निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन किसी एक न्यूक्लियॉन को अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, हम क्या कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस पहले हमें पता होनी चाहिए। द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ये देखिए 10 को निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ रही है वो इतनी है, तो एक को निकालने में कितनी करेगी, डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मास नंबर के बराबर, जिसको हम ए से लिखते हैं। ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने, इस बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दें तो फिर क्या आ जाएगी, वो हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो लिख लीजिए। ये मैं आपको बताता हूं इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए सिंपल सी बातें हैं। जैसे आप लिखेंगे लेट एम एन एंड एम पी, ये कह देते हैं ये एक न्यूट्रॉन का मास है और ये एक प्रोटॉन का मास है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, फिर हमें बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो लिख दीजिए। ये क्या है, मास ऑफ ईच, प्रत्येक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली। ये एन एंड जेड, ये क्या है, दीज आर दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इस न्यूक्लियस में एंड प्रोटॉन कितने, वो है क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड
प्रोटॉन्स रेस्पेक्टिवली। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपको पता है, यहां मैं इनके बारे में लिख रहा हूं। एक और बात ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए ये mn है ना, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, इस पूरी न्यूक्लियस का मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये देखिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा मास डिफेक्ट कैसे आएगा। मास डिफेक्ट, तो प्यारे बच्चों चलिए पहले मुझे बताइए कि ये मास डिफेक्ट कितना होगा। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से हमेशा ज्यादा होता है। न्यूक्लियॉन्स के मास और न्यूक्लियस के मास में ये जो अंतर होता है, इसे ही हम मास डिफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले न्यूक्लियॉन्स का मास देख लेते हैं और फिर उसमें से न्यूक्लियस के मास को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही मास डिफेक्ट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसी न्यूक्लियस की बात करते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो mn है, और कितने न्यूट्रॉन है n, तो बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा। भाई इतने न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास ये है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया। ऐसे ही हम मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं। प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, कितने प्रोटॉन है z, तो प्रोटॉन्स का मास कितना हो गया z इंटू mp, ये हो गया। और न्यूक्लियस में होते ही कौन है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन ही तो होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अलग अलग से न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का मास हमने निकाला, वो आ गया। और न्यूक्लियस का जो इकट्ठी न्यूक्लियस जो इन्हीं न्यूक्लियॉन से बनी है, वो कितना है mn, तो वो हम इसमें से घटा देते हैं, यानी कि m इंटू n। ये जो आप देख रहे हैं, इट इज दी मास डिफेक्ट। आप इसे अलग रूप में भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें कि इसे मास नंबर की फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं n प्लस जेड होता है। तो यहां से अगर आप न्यूट्रॉन को मास नंबर से रिप्लेस करते तो a माइनस जेड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम मास डिफेक्ट लिख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए इट विल बी इक्वल टू, n के स्थान पर हम लिख सकते हैं a माइनस जेड, ये देखिए इंटू mn, प्लस किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियॉन्स का मास आ गया और ये मास ऑफ न्यूक्लियस, और इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन, कि ये मास अगर एनर्जी में बदल जाए तो जितनी एनर्जी हमें मिलेगी वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी। यानी वो हमने पहले डेफिनेशन में भी लिखी थी, क्या, कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। वही बात मैं ये लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एनर्जी रिलेशन, क्या बच्चे बताइए क्या होता है, इट इज इक्वल टू, वही तो बाइंडिंग एनर्जी होती है, कि इस मास को, जो कि मास डिफेक्ट के बराबर है, अगर हम एनर्जी में बदल दें E बराबर mc स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो जो एनर्जी हमें मिलने वाली है वही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब डेल्टा एन की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख देते हैं, ये हमारा मास डिफेक्ट है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन, इससे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये देखिए, तो वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, और वो आ जाएगी a माइनस जेड m इंटू n प्लस जेड इंटू mp माइनस mn, और प्यारे बच्चों ये देखिए इंटू c स्क्वायर। ये इक्वेशन जो नंबर 2 आई है, दिस इक्वेशन गिव्स दी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो। एक बात मैंने आपको और बताई थी, जरा याद कीजिए मैंने क्या कहा था, कि ये तो टोटल हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई,
सभी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड किए हुए है, या यूं कहिए कि सभी न्यूक्लियॉन्स को यहां से निकालने में जो एनर्जी लगानी पड़ेगी ये वो है। लेकिन एक न्यूक्लियन को निकालने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बताइए, इस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं? ए के बराबर। इसका मतलब अगर हम इसे ए से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो वही क्या हो जाएगी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ये कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1/a हमने ये लिख दिया, और यहां से ये चीज a माइनस जेड वही लिख रहा हूं एज सच, आप भी लिख रहे होंगे mn प्लस जेड mp और माइनस mn इंटू सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो थर्ड इक्वेशन आ रही है ये है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो इन सिंपल स्टेप में यहां तक आपको लिखना है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इनको थोड़ा आगे समझाता हूं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि इस नाम में आपको क्या दिखाई दे रही है। एक तो कर्व है, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बाइंडिंग एनर्जी के बीच में ग्राफ है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के बीच में। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में, ये तो हम सभी जानते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अब अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो वो अलग अलग आती है, और उनका मास नंबर भी अलग अलग होता है। और अब अगर हम एक ग्राफ खींच दें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और एक तरफ ले ले हम मास नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा ना, उसी ग्राफ को हम कहेंगे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। यानी कि द ग्राफ बिटवीन द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो हम लिख लेते हैं, फिर मैं इसको यहां प्लॉट भी करूंगा। आपको समझा दिया मैंने क्या होता है, अब मैं इसको लिख देता हूं। क्या होता है, द ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स is called average binding energy curve. The nature of average binding energy curve is as shown. कैसा ग्राफ आएगा वो देख लीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ ये देखिए, हम यहां पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ले लेंगे, और एक्स एक्सिस की तरफ आप देख रहे हैं हम यहां मास नंबर ले रहे हैं, मास नंबर जिसे हम ए से लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर हम क्या ले रहे हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर है, और इसे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे। ये देखिए अलग अलग एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, वो हम लिख लें और उनको मिला दें तो एक ग्राफ मिलेगा हमें। और वो ग्राफ कैसा होगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसी ग्राफ को हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कहते हैं। इसको प्लॉट करने के बाद क्या कुछ हमें यहां मिल रहा है वो लिखेंगे, और फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लिख देंगे। तो चलिए इस ग्राफ की जो नेचर है
मैं वो बता देता हूं। ये हम किस में ले रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। और यहां पर ये देखिएगा इस तरह का ग्राफ कोई ये आता है हमारा, आप मेरे साथ साथ ग्राफ जरूर बना ले, लिखते जाएं, नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे और ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ आता है और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहां पर ये जो मैक्सिमम जो पार्ट दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हमारी कितनी है, ये देखिए ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये ले रहे हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे कि ये जो लगभग ये जो आप देख रहे हैं ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहां पर देखिए यहां ये जो एनर्जी आएगी ये 1H1 की है, प्रोटॉन के लिए है, ड्यूट्रॉन के लिए 1H2 है, और ये जो आप देख रहे हो यहां पर ये 2 हीलियम 4 के लिए है, और ये जो देख रहे हैं ये 6 कार्बन 12 के लिए है, ये ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 के लिए है। और नीचे ये पीक्स भी आ रही हैं। और ये जो यहां मैक्सिमम जो हो गई है ना ये 26 आयरन 56 के लिए है, आयरन के लिए है मैक्सिमम 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं पहले बता रहा हूं कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और फिर ये घटती चली जाती हैं, यहां पर ये मास लगभग 20 कह सकते हैं, ये फिर 30 है, और ये यहां पर आते आते ये 120 है। ये स्केल जो है ये प्रॉपर नहीं है, आप कहेंगे कि ये डिफरेंस ये अलग अलग है। ये यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये 238 ये यूरेनियम के लिए है, और ये लगभग कितनी होती है मैं बता देता हूं, ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। ये देखिए ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये 92 यूरेनियम 238 उसके लिए है, यूरेनियम की बात करते हैं, 92 यूरेनियम 235 238 236 ये चीज है। तो ये हमारा जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो ऐसा आएगा। आप पहले एक डेफिनेशन दे देंगे कि द ग्राफ बिटवीन द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, द नेचर ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज एज सोन, ये भी आप यहां लिख देंगे। उसके बाद आप इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपको क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई दे रही हैं, आप क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां नोट कर रहे हो वो भी लिख दीजिए। फ्रॉम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, देखिए सुंदर ढंग से बढ़िया तरीके से, ताकि दूसरों से हट के हम लिख सके। आपको जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना होगा 100% स्कोरिंग के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी नोट दैट, देखिए हम क्या क्या पॉइंट यहां नोट कर रहे हैं, मैं वही लिख रहा हूं। नंबर 1, देखिए प्यारे बच्चों कि यह हम देख रहे हैं कि ये जो हल्के एलिमेंट हैं जैसे 1H1 1H2 ये लाइट न्यूक्लियाइज हैं, इनका बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है। एक बात आपको याद ये भी रखना है कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी इसका मतलब वो कम एनर्जी से बाउंड हैं, तो उन्हें तोड़ना आसान है। ठीक है ना, क्योंकि वो कम एनर्जी से बाउंड है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम का मतलब है उनकी स्टेबिलिटी कम है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी लाइट न्यूक्लियाई ये कम स्टेबल है, हमारी हैवी न्यूक्लियाई जो है वो भी कम स्टेबल है। हाँ, ये बीच में आने वाली न्यूक्लियाई हैं ये ज्यादा स्टेबल है। खैर मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें इस कर्व से क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, हम उनको लिख लेते हैं। पहला ही पॉइंट कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इज वेरी स्मॉल। द एवरेज binding energy for some light nuclei
such as 1H1, 1H2 etc. is very small, बहुत ही कम है। पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया, भाई यही दिखाई दे रहा है, हमने यही लिख दिया। अब हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहे हैं। अब ये देखिए 20 के नीचे नीचे यहां तक देखिए, यहां जब हम आते हैं तो ये जैसे हीलियम 2 हीलियम 4 6 कार्बन 12 8 ऑक्सीजन 16, ये जो न्यूक्लियाइज हैं ये पीक्स शो कर रही हैं। ऐसे पीक्स का मतलब ये हुआ कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इसके पड़ोसियों से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ ये अपनी नेबरिंग जो न्यूक्लियाइज हैं उनके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये पीक्स है। जैसे मान लो हम एक तरफ आपके रोल नंबर ले लें और एक तरफ आपके नंबर ले लें जो आपने एग्जाम में लिए हैं कोई टेस्ट लेने के बाद, तो अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, भाई इस बच्चे के अपने दोनों अड़ोसी पड़ोसी जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा नंबर है, ये तो है ना। और यही बात यहां पर भी नोट आ रही है। लेकिन ये ऐसी पीक सिर्फ 20 से नीचे नीचे मास नंबर है उन न्यूक्लियाइज के लिए शो हो रहा है, वही मैं बात लिख रहा हूं। 4 न्यूक्लियाई having A is less than 20. Some nuclei such as helium 4, carbon 12, oxygen 16 shows peaks. The nuclei ये जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, यहां दिखाई दे रहा है न्यूक्लियाई 2 हीलियम 4 6 कार्बन 12 8 ऑक्सीजन 16 shows peaks। ये पीक्स शो कर रही हैं। It indicates that these nuclei are more stable than their neighboring nuclei. It shows that these nuclei are more stable than their neighboring nuclei। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं नंबर 3 पर। प्यारे बच्चे देखिए, अगर हम 20 से ऊपर जाते हैं यहां से, तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ने लगती है, ये देखिए, और मैक्सिमम हो जाती है आयरन 56 के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कोई पूछे कि किस एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो आप कहेंगे आयरन 56 के लिए। कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यही होगी जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यही बात हम कर रहे हैं कि 4 न्यूक्लियाई A is greater than 20, the binding energy starts increases and becomes the बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी में बात कर रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज रैपिडली, एकदम बढ़ने लगती है रैपिडली, एंड बिकम्स मैक्सिमम फॉर न्यूक्लियाई 26 आयरन 56, दैट इज अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हो जाती है किसके लिए, मैक्सिमम। अच्छा, एक पॉइंट आप मुझे और बताइए, 30 से लेकर के, यहां से देखना, 30 से लेकर के और 120 तक अगर हम देखते हैं तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग कांस्टेंट है। देखो यहां से यह 120 है और ये 30 है, 30 से लेकर के 120 तक 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है। थोड़ी सी ये कम है, ये थोड़ी सी ज्यादा है, बट लगभग अगर इनकी औसत देखें तो ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। 30 से लेकर के और 120 तक जो मास नंबर है उनके लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वही हम लिखेंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर मैं इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो हम अभी नोट कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर उनकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। तो ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।
For nuclei having mass number 30 to 120, the average binding energy remains almost constant. वही लिख रहे हैं. For nuclei A is equal to 30 to 120, the average binding energy remains almost constant. लगभग कांस्टेंट रहती है. 8.5 के थोड़ी ऊपर थोड़ी कम ये रह सकती है ना, थोड़ी सी ऊपर जैसे ये है और यहां थोड़ी सी नीचे है. ऑलमोस्ट कांस्टेंट. दैट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलिए प्यारे बच्चों, और क्या पॉइंट आप नोट कर रहे हैं? आप कहेंगे सर ये देखिए यहां से 120 से ऊपर तो एकदम तेजी से ये कम हो रही है, यानी कि फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 120, the average binding energy rapidly decreases and it becomes almost 7.6 mega electron volt for 92 uranium 238. ये इसके लिए देखिए. For nuclei A is greater than 120, यानी कि जैसे ही 120 से ज्यादा मास नंबर होने लगता है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी तेजी से कम होने लगती है. The average binding energy rapidly decreases and becomes 7.6 mega electron volt for 92 uranium 238 etc. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है और उससे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट की. अब हम देखेंगे कि ये जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. भाई इससे क्या पता चला, आखिर इसका कोई महत्व है क्या? आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि वो भी पेपर में कई बार पूछा जाता है. Importance of average binding energy curve. प्यारे बच्चों, ये पूरा ग्राफ प्लॉट किया, आखिर इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, कोई यूज है क्या? बिल्कुल है. इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया. इससे हमें किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी का पता चलता है, उसकी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी का पता चलता है. जिस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है वो मोर स्टेबल है, और जिन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है वो समझ लीजिए कम स्टेबल है. इससे हमें एक बात तो पता चल गई, एक इंपॉर्टेंस तो इसकी यही है, यही लिख दो कि इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई और एलिमेंट. नंबर 1, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई या फिर एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी का पता चल गया. ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, इसका मतलब ये कम स्टेबल है. इस ग्राफ को देखने से ही पता चला, देखते बता सकते हो कि भाई इसमें कौन कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है, सबसे कम कौन स्टेबल है. एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो कई लोग भविष्यवाणी करने लग जाते हैं कि भाई देखिए ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये आपस में जुड़ सकती हैं आगे चल के और एक बड़ी पार्टी बना सकती हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, ये जरूर जुड़ करके एक बड़ी पार्टियां बना लेंगी, ये पता चलता है. जब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात भी नहीं हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ये संभावना बता दी गई कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी ये लाइट न्यूक्लियाइज को आपस में जोड़ा जा सकता है, पूरी पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी है. और अगर ये कभी जुड़ी तो बहुत अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होगी और उसे न्यूक्लियर
फ्यूजन कहेंगे। प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इस कर्व को देख करके ये संभावना बन गई थी कि ये लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो सकती हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंस तो यही। चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूं कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सम लाइट न्यूक्लियाई सच एज, आप देख रहे हैं 1H1, 1H2 एक्सेट्रा इज वेरी स्मॉल। इट शोज दैट, इससे ही तो पता चलता है, इट शोज दैट दीज लाइट न्यूक्लियाइज कैन बी कंबाइंड, ये जुड़ सकती है कभी ना कभी, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई। और अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन या यूं कहिए हाइड्रोजन बम बनाने से पहले ही इस कर्व की सहायता से न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रेडिक्शन थी, जो प्रोबेबिलिटीज थी, वो बता दी गई थी, जो संभावना थी वो बता दी गई। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब इससे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमें पता चल गया था। और देखिए, जब किसी इलेक्शन में मैं वहीं आता हूं, उसको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा मतों से बहुत ज्यादा वो जीत के आए हैं। अब उन सबको इकट्ठा रखना, उन सबको बाउंड रखना आसान नहीं है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, इसलिए लोग कह देते हैं कि ये पार्टी जरूर आगे चल के दो या दो से अधिक छोटी छोटी पार्टियों में टूट सकती है और अपनी अलग से सरकार बना सकती है। ये बातें वो कह सकते हैं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी इन न्यूक्लियाइज के कंपैरेटिवली काफी कम है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी है कि ये हैवी न्यूक्लियाई टू और मोर लाइट न्यूक्लियाइज में जो इस बीच में आती हैं, जो ज्यादा स्टेबल है, उसमें टूट सकती हैं। और इस तरह से एक हैवी न्यूक्लियाई का टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। यानी कि न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो संभावना थी, वो पहले ही कर दी गई थी इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे इस चीज को। इसको भी हम लिख लेते हैं कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इज आल्सो वेरी स्मॉल, वो भी कम होती है, काफी कम होती है। सो दीज न्यूक्लियाइज कैन आल्सो बी स्प्लिटेड इन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लियाई कैन बी स्प्लिट का मतलब टूट, इनटू टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। It is called nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन। तो आपने देखा कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी का पता चल जाता है, और जो ये भी पता चला कि जो लाइट न्यूक्लियाई है वो आपस में जुड़ सकती हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है। इसी तरह से हैवी न्यूक्लियाई टू और मोर लाइट न्यूक्लियाइज में टूटेगी, इसका मतलब है न्यूक्लियर फिशन भी पॉसिबल है। तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों की बारे में इस कर्व की सहायता से बहुत पहले बता दिया गया था, तो अब तो वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन बम और एटम बम बना लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।